यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में आता है। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है AS13। ठीक, AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है। निहायती आसान। मजे की बात यह है, कोई चीज जब आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में आएगा, आसान भी है, तो इसमें मिस्टेक होने की चांस नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ परफेक्ट स्कोरिंग चैप्टर। सर क्या होता है ये परफेक्ट स्कोरिंग चैप्टर्स? ऐसे चैप्टर जहां गलती के स्कोप नहीं होने चाहिए, इसमें आपको लेके आने हैं फुल मार्क्स। इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए बच्चे से। ठीक है, रिवीजन कराते टाइम चाहूं तो उसको एक लेक्चर में कवर कर सकता हूं, लेकिन एक लेक्चर में दो चीज मिसिंग हो जाएगी। नंबर वन, कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में नहीं हो पाएगा, डेप्थ में पढ़ाने के लिए समय चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, तो फिर फायदा क्या? इसीलिए इसको दो लेक्चर में लेते हैं। ठीक, इससे होगा क्या कि पढ़ाने के बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा। ठीक, चलो दो लेक्चर में निपटाएंगे। आज कोशिश करेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यानी कि डिविडेंड सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो खत्म हो जाए, कल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी का खत्म हो जाए। ठीक है, चलो कवरेज देखो। सबसे पहले मीनिंग, दूसरा आउट ऑफ स्कोप, थर्ड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद वैल्यूएशन, डिस्पोजल या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इतना बेसिक समझने के बाद अंत में करेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में करेंगे। एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज जिस पे इंटरेस्ट मिलते हैं, जैसे कि सर बॉन्ड्स हो गए, जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, ETC। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कवरेज। इतना पढ़ने के बाद अंत में रिक्लासिफिकेशन। ठीक, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का कवरेज प्रॉपर। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मीनिंग से आते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, आपको भी ध्यान से पढ़ना है। मैं 100% गारंटी देके कहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक, कभी नहीं भी पढ़ा है, सर मुझे डाउट है कि मैंने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, क्या इसको देख के समझ में आ जाएगी? ये थोड़ी डिटेल में हम रिवीजन करें तो डेफिनेटली एक एक कंसेप्ट जहाँ पे आपको दिक्कत है
समझ में आएगा। ठीक है, पहले मीनिंग लिखते हैं, फिर उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे मीनिंग कहता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग कहता है यस, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। कैसे? बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अंत का लाइन अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स टू इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट एसेट है, ठीक। क्यों रखते हैं हम? जस्ट टू अर्न इनकम, कमाने के लिए हमने किया है, ठीक। इनकम कमाने के लिए किया है। किस फॉर्म में इनकम? सर 1 नंबर डिविडेंड, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा लिखा है रेंटल, चौथा लिखा है आपने कैपिटल एप्रिसिएशन, और पांचवे में भी आपने एक चीज लिखा है अदर बेनिफिट। बेनिफिट्स कर लो किसको? जो इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज है, जो इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट से हम कितने फॉर्म में इनकम कमा सकते हैं? सर जो डेफिनेशन है ना वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है हमारे लिए, जिससे हम इनकम कमाते हैं। उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? इनकम कमाना। सर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, किस फॉर्म में? बताओ। सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड इनकम कमाने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर में। डिविडेंड इनकम कमाने के लिए प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? यानी कि सर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एक एंटरप्राइज के लिए एसेट है जो कि हमें इनकम कमा के देता है। कैसे? सबसे पहला था डिविडेंड इनकम, यानी कि शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर हो इक्विटी शेयर हो, वहां से हमें डिविडेंड आ सकता है। दूसरे में लिखा है इंटरेस्ट, कई इन्वेस्टमेंट हमें इंटरेस्ट कमा के देते हैं। सर जैसे कि बॉन्ड्स का नाम सुना है, बड़ा पॉपुलर है, गवर्नमेंट बॉन्ड आते रहता है, ठीक। बड़ी बड़ी कंपनियों का डिबेंचर आता है, डिबेंचर्स का भी नाम सुना होगा। सिमिलरली लोन हो गया, ईटीसी। थर्ड, सर इन्वेस्टमेंट हम क्या कमाने के लिए करते हैं? तीसरा है रेंटल, रेंटल, रेंटल जनरली जैसे कि एग्जांपल बताइए सर रेंटल का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम रेंटल कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है ना। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इंसान लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करता है, भाड़े पे चढ़ा देता है, रेंट आता है, ठीक। इसके बाद नीचे आ जाओ, अगला है सर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। कोई 100 रुपए का सामान मैंने खरीदा ठीक, कल को 300 का हो गया और 300 का फ्यूचर में मैंने सेल किया, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। देखना बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस पर्पज से? कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं, कैपिटल गेन होगा हमें। सिल्वर में करते हैं, कई बार लैंड एंड बिल्डिंग में भी करते हैं। वो छोड़ो, शेयर्स के केस में नहीं सुना है क्या कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करो? शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से कई बार कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो शेयर की वैल्यू 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी होता है ना। इंक्रीज जो होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन।
इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, रेंटल आता है, कैपिटल एप्रिसिएशन आता है, और क्या आता है, और लिखा है कई बार इनके अलावा भी अदर बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट करने से। सर अदर बेनिफिट क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अदर बेनिफिट को इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन नहीं किया है। अदर बेनिफिट्स को इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन नहीं किया है। आप इंस्टीट्यूट की बुक खोल के देखिए, आपको कहीं भी इसका एग्जाम्पल नहीं दिखेगा इस लाइन का। अदर बेनिफिट में क्या आता है, ऊपर तो आपने मॉनेटरी बेनिफिट देखी ली, इसके अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी भी बेनिफिट हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट से है। देयर में बी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी आता है, जैसे कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ठीक है, लिख लो जरा, फिर एक्सप्लेन करता हूं। कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से डिविडेंड तो आ ही रहा है, तो डिविडेंड तो एक कमाई है ही, मॉनेटरी बेनिफिट। मान लो आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी रख रखा है उस एंटिटी में, 20% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। कई बार कंट्रोल भी होता है, इससे भी तो हमें फायदा होती है। किसी एंटिटी में हमारी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उसके डिसीजन मेकिंग को हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ठीक। इंसान देखना, कई बार क्या होता है, अपना जो कंपटीटर कंपनी होता है या कंपटीटर सेगमेंट में जो अपनी कंपटीटर होता है उसमें कंट्रोल खरीद लेता है, ठीक। सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं, शेयर सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं खरीदा है, कंपटीशन को बैलेंस रखने के लिए भी खरीदा है। तो इसीलिए मॉनेटरी बेनिफिट तो अपने साइड है, उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होते हैं, जैसे कई बार हम कंट्रोल एक्वायर करके लेते हैं, ठीक। दूसरा बिजनेस सिनर्जी, ठीक। कई बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस सिनर्जी के लिए। बिजनेस सिनर्जी जैसे कि टू मेंटेन बिजनेस रिलेशन या सिक्योर्ड बिजनेस रिलेशन। फॉर एग्जांपल, पता है आपने इन्वेस्टमेंट किस में किया है, अपना सप्लायर की कंपनी में, ठीक, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी में। क्यों किया है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट से रिटर्न तो आएगी ही, सप्लायर के कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो सप्लायर के साथ सिक्योर्ड रिलेशन है। ऐसा नहीं करेगा कि मुझे सप्लाई ना करके किसी और को सप्लाई करे, ठीक, पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। और दो बिजनेस रिलेशन से जो एडिशनल बेनिफिट जनरेट होता है बच्चे, उसी को फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं बिजनेस सिनर्जी। दूसरा, सर कई बार हम डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है कि हमें छोड़ के ना जाए, ठीक है, तो ऐसे बिजनेस रिलेशन मेंटेन रहते हैं। कई बार हम करते हैं मार्केट एक्सपांशन के लिए, मार्केट एक्सपांशन करना है, खुद इन्वेस्ट ना करके इनिशियली हम क्या करते हैं, किसी उस सेगमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रही है वो तो आ ही रही है, वो तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा ये सब बेनिफिट है। अच्छा, टैक्स सेविंग बॉन्ड का नाम सुना है आपने? कुछ ऐसे बॉन्ड भी होते हैं जिनको बेचोगे ना तो कैपिटल गेन नहीं लगता, ठीक। थोड़ा गला खराब है उसके लिए सॉरी। जिनको बेचोगे ना तो थोड़ा कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब बताओ, क्या सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से हमने किया? वैसे बॉन्ड में नहीं, कई बार हम इंटरेस्ट तो है ही, उसके अलावा टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी तो किया है हमने। तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड आते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है जहां पे टैक्स सेविंग होता है, यानी कि ऐसे क्लॉज होते हैं कि भविष्य में इसको बेचोगे तो उस पर टैक्स नहीं पे करना उस कैपिटल गेन पे, ठीक। तो ये अदर बेनिफिट में है। जो इनकम देगा वो इंटरेस्ट, वो तो ऊपर डिस्कस कर लिया, उसके अलावा जो है टैक्स सेविंग हो रही है, अदर बेनिफिट है। ईटीसी लगा दू जरा यहाँ पे। ये कुछ और बेनिफिट है जो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें मिलता है।
ठीक है, क्योंकि ये मॉनेटरी बेनिफिट में एग्जैक्ट नहीं होते तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। कई बार देखो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी छोटी कंपनी में या जिनको कंट्रोल करना चाहते हैं कंट्रोल एक्वायर कर लेते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ डिविडेंड नहीं होता कि मैंने शेयर खरीद लिया कि डिविडेंड आए, कंट्रोल पाना चाहते हैं। ठीक, तो ये है इन्वेस्टमेंट का मतलब। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एसेट है जो कि हम क्यों रखते हैं अपने पास, जस्ट टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन। ये सारे क्या है, दिखने वाले रिटर्न है। ठीक, ये मॉनेटरी रिटर्न है। इनके अलावा अदर बेनिफिट जो हमें दिखता तो नहीं पर कई बार अदर बेनिफिट की वजह से भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ये तो हो गया सर मीनिंग। आउट ऑफ स्कोप क्या डिस्कस नहीं होगा इस एएस में? नंबर 1, recognition basis of dividend, interest, rental as covered under AS9। पता है आपको डिविडेंड इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है, इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है, ये AS9 में हमने सीखा है। ठीक उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन बेसिस। ठीक, अकाउंटिंग हम यहां सीखते हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये AS13 बताता है। जैसे कि डिविडेंड इनकम आपको मिला तो इसकी अकाउंटिंग AS13 बताएगा, पर डिविडेंड को इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है ये AS9 बताता है। तो जो रिकॉग्निशन बेसिस है ना, कब रिकॉग्नाइज करना है इनकम को, रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर AS9 में कवर्ड है, वो डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ अकाउंटिंग सीखेंगे। AS9 कह दिया कि हाँ जी भैया डिविडेंड आपका इनकम हो चुका है, रिकॉग्नाइज कर लो, तो AS13 हमें अकाउंटिंग सिखाएगा कैसे बुक में रिकॉर्ड करना है, बस। ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। इसके लिए डेडिकेटेड एएस है, तो जितने भी ट्रीटमेंट है उस एएस में हम सीखते हैं। थर्ड, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, क्योंकि इसके लिए अलग से एएस हम पढ़ते हैं, वहां पे इसकी अकाउंटिंग लिखी है, तो जो ओ एएस अकाउंटिंग बोलता है हम उसके अनुसार करते हैं। ठीक है, एंड चौथा लिख लो, इन्वेस्टमेंट इन एसआई सब्सिडरी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ठीक, सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अकाउंटिंग होगी तो AS13 अनुसार होता है। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS21, एसोसिएट के लिए AS23 एंड ज्वाइंट वेंचर के लिए AS27। तो इनके अनुसार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग करते हैं हम। ठीक है, ये AS13 का कंसेप्ट नहीं लगाते समझ में आया क्या? AS13 का कंसेप्ट नहीं लगाते, कहाँ पे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक, जो डेडिकेटेड एएस है उनके अनुसार करते हैं। ये है आउट ऑफ स्कोप। थर्ड आइए, थर्ड मैंने टॉपिक लिखवाया है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है करेंट इन्वेस्टमेंट,
ये तो एएस का लैंग्वेज है, इसी को हम अपने बेसिक लेमन्स लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, ठीक। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कभी, मान लो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये हमारा डेट ऑफ इक्विजिशन, अगर उसको हम अगले 12 महीने तक होल्ड करने वाले हैं, अप टू 12 मंथ, इंटेंशन टू हेल्ड होना चाहिए अप टू 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर ही बेच देंगे, तो ये तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है या करेंट इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया और इंटेंशन आपका क्या है, 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करने का, भविष्य में आप सेल करोगे, तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कब चेक करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट करेंट होगा कि लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स अपन इंटेंशन टू होल्ड, अप टू 12 मंथ है, 12 महीने तक ही रखने वाले हैं, उसके अंदर अंदर में ही सेल हो जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है, अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अप टू 12 मंथ नहीं है, उससे ज्यादा रखने वाले हैं, तो करेंट इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं, तो क्या हुआ, जो करेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक। चलो लिखो, ये डायग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं, यहां पे लिख देता हूं करेंट इन्वेस्टमेंट। Current investment are investment which are intended to hold, शॉर्टकट में लिख देते हैं intended to hold not more than 12 month, not more than 1 ईयर। वर्ड लिखा है आपके जो एएस की प्रॉपर लैंग्वेज है, पर 1 ईयर का मतलब ही होता है 12 मंथ, 12 मंथ लिख देता हूं, ठीक है। intended to hold not more than 12 month from date when such investment is made, from date when such investment is made, जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन से अगले 12 महीने तक के अंदर अंदर में अगर सेल करने वाले, 12 महीने से ज्यादा नहीं रखेंगे अपने पास, तो करेंट इन्वेस्टमेंट है। दूसरा बताओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका डेफिनेशन लिखा है अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। भाई साहब जो करेंट नहीं है, करेंट कौन है, 12 महीने के अंदर अंदर जो सेल हो जाएंगे, ठीक, अप टू 12 मंथ, 12 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रहे वो करेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म है। लिख दू अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। चलो चौथा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं, तो जो हमारा परचेज प्राइस होता है वो तो लेते ही है, ठीक। और अगर कोई टैक्सेस लग रहा है, जैसे शेयर बॉन्ड वगैरह लोगे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर पढ़ाई थी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है। कई बार प्लेटफॉर्म फी भी लगते हैं, ब्रोकरेज एंड कमीशन। मान लो आप किसी जेरोधा के थ्रू खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, कोई प्लेटफॉर्म है, वहां से अगर आप शेयर बॉन्ड खरीद रहे हो तो वो अपना कमीशन भी चार्ज करेगा, तो वो भी कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, परचेज प्राइस और जितने भी रिलेटेड कॉस्ट है उस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने से संबंधित, खरीदने से संबंधित, सब उस कॉस्ट में जोड़ोगे, ठीक है। ऐड कर दो ब्रोकरेज कमीशन। कौन लेता है ब्रोकरेज कमीशन, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक। कई बार स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है किसी इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीदोगे तो स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी खरीदते हैं तो कई बार एसटीटी लगता है, ठीक है सर, एसटीटी। इसके अलावा भी कोई खर्चा है ना जो उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने से संबंधित है,
अदर रिलेटेड कॉस्ट सब जोड़ोगे कॉस्ट में, ठीक। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का आगे भी टॉपिक आएगा, डिटेल में चर्चा आएगा, सामान्य भाषा में अभी जितना समझा रहा हूं ना समझो, ठीक है। ये दोबारा और तीसरी बार, 3 बार ये कंसेप्ट आएगा आगे। चलो, कई बार इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, व्हेन एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। ऊपर क्या था, पे करके खरीद रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो देखो परचेज प्राइस लिखा है, ठीक। कई बार हम इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं, बदले में अपना कुछ एसेट दे देते हैं, तब क्या होगा, तब होगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो हम दे रहे हैं एसेट उसका फेयर वैल्यू, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, जो हमने इन्वेस्टमेंट लिया है उसका फेयर वैल्यू हो। इन दोनों फेयर वैल्यू में से जो भी ज्यादा इविडेंट है ना, उस अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। विच एवर इज मोर इविडेंट, विच एवर इज मोर एविडेंट, समझ में आया क्या। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में इन्वेस्टमेंट दिया एसेट के बदले, इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया एसेट के बदले, एसेट का फेयर वैल्यू है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है 1,20,000, ठीक। समझ में आया क्या। हमने एक्सचेंज में कैश भी पे किया है 20,000, ठीक। और लिखा है कि ये जो है ना मोर एविडेंट है। अब बताओ, हमने जो इन्वेस्टमेंट लिया है उसका फेयर वैल्यू 120, जो एसेट दिया उसका फेयर वैल्यू, मैं एसेट का बुक वैल्यू नहीं लिखा कि एसेट जब देते हैं ना तो एसेट अपने बुक से चली गई तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी आएगा, ठीक। तो ये बेसिक कैलकुलेशन हमने एयरटेल पीपीई में पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक। फेयर वैल्यू को एज अ सेल प्राइस मान लोगे, सेल गया उतने में, बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट लॉस आ जाता है, ये सिंपल चीज है। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो, बताओ 1,20,000 का सामान आया, बदले में 1 लाख का मैंने अपने सामान दिया और 20,000 कैश भी दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 120 टू एसेट्स 1 लाख, एसेट के सेल पे प्रॉफिट लॉस भी आएगा, बार बार बोल रहा हूं, ठीक। चलो लिख ही दो, मान लो बुक वैल्यू है एसेट का 80,000। आप भी सोचोगे सर कैसे निकालेंगे, मैं करवा ही देता हूं। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताओ 80,000 का एसेट था, 1 लाख में चला गया, 20,000 प्रॉफिट, 2 20 लाख हमने कैश, 20,000 हमने कैश भी पे किया है, कैश एंड बैंक। ये कहने का मतलब है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने किस पे रिकॉर्ड करी, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा एविडेंट था, ठीक। जब भी हम इन्वेस्टमेंट को एक्सचेंज में लेते हैं तो होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, व्हिच एवर इज मोर एविडेंट। ऑब्वियस सी बात है, एसेट दे रहे हैं तो एसेट के देते टाइम कुछ प्रॉफिट लॉस भी होगा पुराने एसेट पे, ठीक। चलो इसके बाद वैल्यूएशन पे आते हैं, ये कौन सा टॉपिक था, 4, वैल्यूएशन पे आते हैं। वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा, एक होता है करेंट इन्वेस्टमेंट,
और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। करेंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे एट इच बैलेंस शीट डेट। हर एक बैलेंस शीट डेट पे हम वैल्यूएशन करते हैं किस पे? कॉस्ट और फेयर वैल्यू। कई बार फेयर वैल्यू ना पता हो तो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एनआरबी है ना, उसी को हम फेयर वैल्यू का रेप्लिका मान लेते हैं कि ये फेयर वैल्यू इतने ही हो गए, तो एनआरबी ले लेते हैं। ठीक। बुक में जो आपका एक्सप्लेन है वो एनआरबी को ही मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, विच एवर इज लोअर। तो रूल क्या बना? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर फेयर वैल्यू ना हो तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। ठीक। सर एनआरबी कई बार नहीं देता है, मार्केट वैल्यू देता है। मैंने बोला ना मार्केट वैल्यू को एनआरबी को ही मार्केट वैल्यू बोल के एक्सप्लेन किया, दोनों में फर्क होता है स्लाइटली, लेकिन बुक में एनआरबी अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये ना हो तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। ठीक। और मार्केट वैल्यू स्लैश क्यों किया है? सर मार्केट वैल्यू और एनआरबी सेम ही होते हैं जहां तक बुक में एक्सप्लेन है। रियल में थोड़ा सा इनमें फर्क होता है, लेकिन बुक में क्यों इसको सेम बोल रहा हूं मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको एट कॉस्ट, इसको वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे। एक्सेप्ट इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन, यानी कि टेम्पोररी फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। पर इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में परमानेंट डिक्लाइन आ गया, कंपनी के शेयर ले रखी थी, कंपनी लॉस में चली गई। छोटे मोटे फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहे हो, तो शेयर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लॉस में चली गई तो इन्वेस्टमेंट तो गिर जाएगा और आगे गिरा ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन। इन्वेस्टमेंट किसी का खरीद रखा था, उस पर रेगुलेशन आ गया, सरकार ने उस पर बैन लगा दी, उसकी मार्केट वैल्यू गिर गया, क्या कर सकते हैं? वो क्या है? परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन के केस में हम क्या कर देंगे? जितना डिक्लाइन हुआ उतना राइट ऑफ कर देंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नहीं तो हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, पर ये ऐसा नहीं है, ये हर एक बैलेंस शीट डेट को वैल्यू करते हैं। अगर फेयर वैल्यू कम है कॉस्ट से तो फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक। चलो इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। इतना तो आपको याद करने के लिए था, अब जरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ना 1 नंबर में करेंट इन्वेस्टमेंट, और क्या बताया? करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसी होती है? हर एक बैलेंस शीट डेट पे एट ईच बैलेंस शीट डेट हम इसको वैल्यू करते हैं कॉस्ट, या दूसरा फेयर वैल्यू। सर फेयर वैल्यू ना हो तो एनआरबी ले लेंगे। सर क्या एनआरबी को ही मार्केट वैल्यू बोल के बोल सकता है? हाँ जी, तो मार्केट वैल्यू। ठीक। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी कम हो। ठीक। मान लो कॉस्ट 1 लाख था, बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू सिर्फ 80,000 है, तो इन्वेस्टमेंट को, करंट इन्वेस्टमेंट को 80,000 पे दिखाएंगे। सर 20,000 डिक्रीज हुआ, वो पीएल में राइट ऑफ करेंगे। रिडक्शन इन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू अगर कम हो गया तो क्या करेंगे? शैल बी रिटेन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सर कई बार रिवर्स हो जाता है, 1 लाख का चीज था, राइट ऑफ करके 80,000 पे लाए, कुछ दिन बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, रिवर्स हो गया, भविष्य में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो जितना कॉस्ट था ना, ये देखो 1 लाख कॉस्ट था, फेयर वैल्यू 80,000, तो आप क्या करोगे? फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, 20,000 पीएल में डेबिट करोगे। अब इन्वेस्टमेंट 80,000 पे दिखेगा, फ्यूचर में
अगले साल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवर्स हो गया, फेयर वैल्यू हो गया 1,20,000। क्या 1,20,000 पे करे? नहीं, जितना पहले डेबिट हुआ था पीएल में उतना पीएल में क्रेडिट कर सकते हैं, यानी कि उतना से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो। 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट दिखा दो, अब तो 80,000 का था, 1 लाख पे दिखाएंगे, तो 20,000 पीएल में क्रेडिट करो। बचा हुआ सर हम 120 पे नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, बचा हुआ इग्नोर करो। ठीक, एक्सेस जो फेयर वैल्यू है उसको इग्नोर करो। प्रीवियसली जितना पीएल में डेबिट हुए थे ना, उतना पीएल में क्रेडिट कर सकते हैं, उतने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा सकते थे, बढ़ा सकते हैं। एक्सेस जो फेयर वैल्यू है उसको इग्नोर करिए। लिख दो इस लाइन को जरा प्यार से। इन केस ऑफ रिवर्सल, अच्छा अभी मैंने फेयर वैल्यू एनआरवी कुछ समझाया नहीं है। इन केस ऑफ रिवर्सल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड। रिवर्स होगा तो क्रेडिट करेंगे कितना? क्या जितना इंक्रीज होगा पूरा? नहीं, प्रीवियस जितना डेबिट हुआ था। क्रेडिटेड टू द एक्सटेंड, टू एक्सटेंड प्रीवियसली इट वाज डेबिटेड, पहले डेबिट हुआ था उतना ही। एग्जाम्पल ये रहा, समझ में आया? चलो मीनिंग देखो, फेयर वैल्यू क्या होता है? सर आप बोल रहे हो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट तो समझ में आ रहा है, जो बुक में कैरिंग अमाउंट है उसको कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक, कॉस्ट इसी को बोलते हैं बच्चे, बुक का कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट जो बुक में अमाउंट है। ठीक, चलो इसको भी लिख ही देते हैं, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गए। कॉस्ट का मतलब यहां पे हो रहा है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट जो बुक में कैरिंग अमाउंट है, बुक में जिस अमाउंट पे दिख रहा है, बुक वैल्यू बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट का, कैरिंग अमाउंट बोल सकते हो। ठीक, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू दो विलिंग एंड नॉलेजेबल पीपल आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो जिस अमाउंट पे वो चीज एक्वायर कर रहे हैं, बाई सेल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू। पहले लिख लो फिर मीनिंग समझाता हूं। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट का फेयर वैल्यू मींस प्राइस at which asset is exchanged at arm length transaction। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, मजा आ जाएगा सुन के ये लाइन, पहले लिख देने दो। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉलेजेबल एंड विलिंग पीपल। किसी भी एसेट का फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिस प्राइस पे वो एक्सचेंज हो सकता है, जिस प्राइस पे वो एक्सचेंज हो सकता है। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब इंडिपेंडेंट प्राइस होना चाहिए। मान लो मैं किसी अपने जान पहचान वाले को दूंगा तो सस्ते में भी दे सकता हूं सामान, वो फेयर वैल्यू नहीं है उसका। ठीक, पर आर्म लेंथ, मान लो मैं किसी इंडिपेंडेंट इंसान को बेच रहा हूं, जो प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। ठीक, आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे अगर एक्सचेंज हो रहा है एसेट, किन दो लोगों में? नॉलेजेबल एंड विलिंग, बाई और सेल करने के लिए जो तैयार है उसको बोलते हैं विलिंग, और जिनको प्राइस का इंफॉर्मेशन है, सही दाम का अता पता है, उसको बोलते हैं नॉलेजेबल। यानी कि मान लीजिए मुझे एक एसेट सेल करना है, किसी को बाई करना है। ठीक, प्राइस का नॉलेज हम दोनों को है, मैं सेल करना चाहता हूं, वो बाई करना चाहता है, तो हम लोग हो गए विलिंग एंड नॉलेजेबल पीपल। ठीक, जिस प्राइस पे हम लोग खरीद बेच करेंगे ना, वही फेयर वैल्यू है। क्योंकि मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगा? आर्म लेंथ। क्या ट्रांजेक्शन इन्फ्लुएंस होगा? नहीं, कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है कि इन्फ्लुएंस हो।
तो इसीलिए आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, यानी कि प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं है, नॉलेजेबल एंड विलिंग पर्सन में। तो जिस प्राइस पे वो एसेट एक्सचेंज हो रहा है ना, बाई सेल हो रहा है, वही उस एसेट का फेयर वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात बता दी आपने। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू पता करने जाए कि दो आमलेन ट्रांजेक्शन अगर हो और विलिंग पर्सन अगर बाई सेल करे तो किस प्राइस पे करेगा, तो संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल ना हो तो एनआरबी को ही फेयर वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, इसीलिए फेयर वैल्यू ना दिया हो तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। पहले देखो मार्केट वैल्यू क्या होता है, पूरा लिख दूं क्या? ऐसा तो नहीं मैं शॉर्टकट में लिखता हूं तो आप लोग भी शॉर्टकट में लिखते हो। मार्केट वैल्यू का मतलब सेल प्राइस इन ओपन मार्केट, इन ओपन मार्केट, किसी भी गुड्स का जो उसका ओपन मार्केट है जहां वो बाई सेल होता है, वहां पे कितने में बिक रहा है वो उसका मार्केट वैल्यू है। ठीक, एनआरबी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, ये होता है सर सेल प्राइस। ये जो आप मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं ना, ओपन मार्केट में सेल प्राइस, वो सेल प्राइस लेस अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो वो भी घटता है, तो ये आता है एनआरबी। ठीक, आपके बुक में जो मार्केट वैल्यू है ना, उसका डेफिनेशन में सेल प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ सेल प्राइस इन ओपन मार्केट। एनआरबी में जब एनआरबी निकालते हैं तो ये घटाते हैं। इसीलिए बुक में आपके ना लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ना हो तो कैरिंग अमाउंट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर कर दो। एनआरबी वर्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता है वो जो मार्केट वैल्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसमें ये घटा के दे रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आ जाओ जरा। ये देखिए, मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट obtained फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में बेचेंगे तो जो सेल प्राइस पे बिकेगा वो मार्केट वैल्यू है। ये है, इतना ही डेफिनेशन है। उसमें सेलिंग एक्सपेंस घटाएंगे तो एनआरबी हो जाता है। पर लिखा क्या है, नेट ऑफ एक्सपेंस नेसेसरी इनकर्ड ऑन और बिफोर डिस्पोजल, इसी को सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो यानी कि सेल प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस घटा दो तो ये बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसका अप्रोप्रिएट नाम है एनआरवी। मार्केट वैल्यू सिर्फ ये सेल प्राइस को बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने बोला था कॉस्ट और फेयर वैल्यू। कॉस्ट मतलब अभी जो करेंट कॉस्ट है बुक में जो कैरिंग अमाउंट है उसको कॉस्ट बोल रहा हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, कैरिंग अमाउंट अभी जो बुक में है। ठीक, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, फेयर वैल्यू ना हो तो एनआरबी। बुक में एनआरबी ना लिख के मार्केट वैल्यू लिखा होता है, मान लेना वही है। दोनों में क्या माइनर सा डिफरेंस है मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो यही लिख दिया, इतने से काम चल जाएगा। कॉस्ट पे दिखाते एक्सेप्ट इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन, यानी कि परमानेंट डिक्लाइन अगर होता है तब हम कॉस्ट को रिड्यूस करके दिखाएंगे। ठीक है, जो रिडक्शन होगा वो पीएल में राइट ऑफ होगा। चलो नेक्स्ट, नोट। सर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हम तो बहुत बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग डेट पे अलग अलग चीजों में। क्या इन्वेस्टमेंट को, मान लो करेंट इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे, उनको वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो टोटल करके देखेंगे कि सारा इन्वेस्टमेंट लिया, सबका कॉस्ट देखा, सबका फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कि कैटेगरी वाइज, कि इक्विटी का एक बार वैल्यूएशन करें, प्रेफरेंस का एक बार, डिबेंचर का एक बार, कि इंडिविजुअली जब जब जो इन्वेस्टमेंट बाई हुआ है हर एक का वैल्यूएशन अलग 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 करेंगे। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करनी चाहिए इंडिविजुअली। ठीक है, नोट, इट इज मोर prudent and appropriate to value investment individually
एग्जाम्पल, मान लो इन्वेस्टमेंट है 3, ए बी सी, ये है उनकी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक में जो कॉस्ट दिख रहा है, ये है फेयर वैल्यू। पता है जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो है करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आर करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू। चलो, एक का 100 है, 80, दूसरे का 120, 120, तीसरे का 70, 150। ठीक, अब कैसे वैल्यूएशन करेंगे इंडिविजुअली, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू निकालना हो तो इस केस में कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर कितना आएगा 80, इस केस में तो दोनों बराबर है तो 120, इस केस में व्हिचएवर इज लोअर 70, ये रहा। या फिर मैं बोल रहा हूँ टोटल बेसिस पे, टोटल बेसिस में करोगे 100 प्लस 120 प्लस 70, ये आएगा 290। जरा इनका देखिए, टोटल कॉस्ट आ गया तीनों का 350, और आप बोलोगे ऐसे अगर करते इंडिविजुअली तो कितना आता, 80 प्लस 120 प्लस 70, 270। तो 270 होनी चाहिए कि टोटल बेसिस पे निकालो विच एवर इज लोअर, 290 होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली हमें इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करनी चाहिए, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, समझ में आया क्या? वैल्यूएशन चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या करेंट इन्वेस्टमेंट हो, हमें इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करनी चाहिए इंडिविजुअली। नेक्स्ट 6 टॉपिक है, ये 5वां नंबर था ना वैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट को अगर सेल करते हैं, सेल या फिर डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है सेल करोगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएल में जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट shall be transferred to profit and loss account, transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा बेचने पे वो पीएल में भेजते हैं। दूसरा चीज, कॉस्ट shall be determined based on average cost method। सर ये क्या लिखा हुआ है? देखो, इन्वेस्टमेंट तो हम अलग अलग डेट में खरीदते हैं। मान लो एक बार 100 शेयर खरीदा, एक बार 150, एक बार 80, और अंत में सेल किया है 170 शेयर्स। अब 170 का कॉस्ट निकालना हो तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, अगर हम फीफो एवरेज फॉलो करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम क्या मानते हैं, पहले जो खरीदा गया है वो सेल हुआ होगा, तो 100 ये सेल हुए होंगे और 70 इसमें से। दूसरा, लिफो अप्रोच फॉलो किया जाए तो हम क्या मानते हैं, लिफो अप्रोच से अगर प्राइसिंग निकालते हैं तो लेटेस्ट वाले पहले सेल हुआ है तो 80 यहां से गया, ठीक, एंड 90 इसमें सेल हुआ होगा। और एक होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या बोलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट ले लो और टोटल उनकी प्राइस ले लो, ठीक, टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो ये आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। उस एवरेज कॉस्ट से निकाल लो सेल वाले का वैल्यू भी, क्लोजिंग स्टॉक का भी। सेम हमने पढ़ा है ना मटेरियल प्राइसिंग एंड स्टोर लेजर में, एवरेज कॉस्ट मेथड वही है। अगर कुछ भी ना बोले तो जो AS 13 एक्सप्लेन करता है वो क्या है, एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट निकालने का उसके तरीका बहुत हो सकते हैं, उनमें से एवरेज, इसी को वेटेड एवरेज भी बोल सकते हो। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करने के बोलता है कौन, AS 13।
सर और भी मेथड हो सकते क्या? अदर एक बड़ा फेमस मेथड है फीफो। ठीक, लिफो पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। क्यों? लिफो को कोई भी सजेस्ट नहीं करता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो लिफो को हटा दिया गया है। आप देखोगे लिफो पे क्वेश्चन ही नहीं है। सर फिर कॉस्ट में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कॉस्ट जो है ना वो तो एएस के अनुसार बनता नहीं है। कॉस्ट हम इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉस्ट एनालिसिस के लिए, कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट की चीजें रिपोर्ट नहीं होती, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए नहीं बनते, अपने लिए बनते हैं। पर अकाउंट की जो चीजें होते हैं ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए बनते हैं। तो इन पे लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। क्या सर हमें फीफो मेथड से भी पूछ सकता है? बिल्कुल, मैं भी पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा हम कर देंगे, मैं तो करवाऊंगा ही क्वेश्चन। लेकिन कुछ भी ना बोले तो AS13 क्या बोलता है? एवरेज, या उसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। मेथड से हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, चलो लिखो फटाफट से। इसके बाद अब आ जाते हैं अकाउंटिंग पे। लास्ट 7 नंबर में मैंने लिखा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मैंने बोला था एक होगा शेयर्स का, और दूसरा होगा बॉन्ड्स हो गए या डिबेंचर हो गए, ETC। यानी कि इनमें हमें मिलता है इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है ये, और ये क्या है? डिविडेंड। नोट, एक और बात नोट कर लो, अगर हम किसी शेयर में, डिबेंचर में या फिर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इनको हम होल्ड कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग करते हैं, बाई सेल करते हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए हो गया AS13, इन पे अप्लाई नहीं होगा, ये है इन्वेंट्री हमारे लिए। इन्वेंट्री AS13 विल नॉट अप्लाई, विल नॉट अप्लाई। AS13 इन पे अप्लाई नहीं होता, इनकी बातें नहीं करते। अगर मान लो वो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा बाई सेल करने का काम है, डेली बेसिस में मैं शेयर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीद खरीद बेच करके प्रॉफिट कमाना मेरा काम है, तो वो हो गया हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट, तो वो भी है मेरा। लेकिन हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा हूँ, इन्वेंट्री के रूप में। AS13 वहां पे नहीं लगता। पर वही शेयर को एज अ इन्वेस्टमेंट रखू, होल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, तब जाके AS13 अप्लाई होता है। AS13 विल अप्लाई। अब बोलोगे, सोचना जरा, कि सर अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखते हैं, तब तो ये इन्वेंट्री जैसा हो गया। आप बोल रहे हो बिजनेस इन्वेंट्री, AS13 अप्लाई नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट की तरह रख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, AS13 अप्लाई होगा। तो इस पे क्या AS2 अप्लाई होता है? नहीं, इवन AS2 भी अप्लाई नहीं होता। इवन AS2, AS2 डज नॉट कवर। अरे बाप रे, AS13 में कवर्ड नहीं है। अगर शेयर डिबेंचर सिक्योरिटी में स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा तो AS13 में तो कवर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और बोल रहे हैं सर ये इन्वेंट्री है, पर AS2 भी इनको बाहर कर देता है। जरा AS2 पढ़ना जाके, छोड़ो मैं पढ़ा देता हूं ना। AS2 खोलू क्या? क्यों बोलूं मैं कि पढ़ना जाके? आप लोग पढ़ोगे ऐसा मैं क्यों विश्वास करूं? ये रहा, देखना जरा, इन्वेंट्री में क्या कवर्ड नहीं होगा।
शेयर डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। अगर शेयर डिबेंचर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टॉक इन ट्रेड के रूप में कवर्ड है तो AS13 में तो कवर्ड है ही नहीं, AS13 में तो कवर्ड है ही नहीं, AS2 भी बाहर कर रहा है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या करेंगे, इनके लिए कोई अलग से AS है ही नहीं। पर हाँ, रियल लाइफ में इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, सेम एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर इज सेम एज करेंट इन्वेस्टमेंट। अभी हम करंट इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ रहे हैं ना, वैसे करंट इन्वेस्टमेंट में वैल्यूएशन क्या पड़ा था, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो इनको भी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते। ठीक, बोलो फटाफट से। अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर करने का तरीका करंट इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, पर AS13 में कवर नहीं है ये, हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही करते हैं। सर क्या फिर इसके लिए कोई AS नहीं है, नहीं, इसके लिए कोई भी AS नहीं है। AS2 अपने से बाहर कर दिया इन्वेंट्री होने के बावजूद, AS13 में ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था। आइए जरा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर आज का मेन टॉपिक है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक, सबसे पहले अगर हम परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, खरीदा है ना, पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट। दूसरा, सर हमें पता है एट इच बैलेंस शीट डेट वैल्यूएशन करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तब तो कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, परमानेंट डिक्लाइन है तो डिक्लाइन राइट ऑफ करेंगे, करेंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, फेयर वैल्यू ना हो तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। थर्ड नंबर, सेल हुआ, ऑब्वियस सी बात है, सेल हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है सेल पे वो PL में जाता है, सेल हुआ तो एंट्री क्या पास करेंगे, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये सेल प्रोसीड। टू, बोलो फटाफट से, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, जो भी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट लॉस हुआ, मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आएगा, मान लीजिए लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर आएगा। ठीक, नोट, जब भी सेल करते हैं तो सेल है, सेल प्राइस, इसमें से कोई ब्रोकरेज है तो घटाएंगे, कोई STT वगैरह पे हुआ तो वो भी घटाएंगे, तो ये जो आएगा ना यही है सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड। परचेज में सारे जुड़ते हैं, सेल के टाइम में अगर कोई चार्जेस है, ब्रोकरेज है, STT है तो ये घटता है सेल प्रोसीड में से। ठीक है, चलो, शेयर है तो इनकम भी आ सकते हैं ना, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड। जब भी डिविडेंड मिलेगा ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, पैसे आए बैंक में, टू डिविडेंड इनकम। ठीक, दूसरी एंट्री,
डिविडेंड इनकम है तो पीएल में जाता है, ठीक है। और कई बार पता है प्री इक्विजिशन डिविडेंड होता है तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से घटता है। पोस्ट इक्विजिशन है तो पीएल में जाएगा, अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। प्री इक्विजिशन डिविडेंड है तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से घटता है, ठीक है। सब बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ये बस जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक भी तनिक भर भी सवाल नहीं छोड़ूंगा आप लोग के दिमाग में, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तो हम टॉपिक पे आए ही नहीं है। चलो लेजर की बात करूं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यही प्रॉब्लम है, पता है, इसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं तो बड़ी बारीकी और ध्यान से बनाना होता है। स्पेसिंग अगर नहीं ठीक से करोगे पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। इन सब में इतने सारे कॉलम बन गए जबकि अभी एक चीज जोड़ा ही नहीं है, डेट का कॉलम। तो क्योंकि हमें डालना ही है तो मैं जरा डाल देता हूं। पहले हम लोग भी जब एग्जाम देने जाते थे यही प्रॉब्लम आती थी कि इतने सारे कॉलम है और पेपर जो इंस्टीट्यूट का आता है वो पिद्दू सा होता है, ठीक। तो बड़ी पतले पतले कॉलम बना के लिखने पड़ते हैं। डेट, पर्टिकुलर शेयर में नंबर ऑफ शेयर लिख दोगे एक कॉलम में, दूसरे में डिविडेंड, तीसरे में कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड, कॉस्ट। इंस्टीट्यूट ने एक बड़ी चालाकी का काम किया है, डिविडेंड का जो कॉलम है ना इसको छोटा कर दिया, हटा दिया है, पर आप लोग डालना बढ़िया रहता है। इंस्टीट्यूट ने बस नंबर ऑफ शेयर और कॉस्ट, कई बार नंबर ऑफ शेयर के बदले शेयर का जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, वो ले लेता है, पर सबसे बढ़िया नंबर ऑफ शेयर लेना आपको। सबसे पहले देखो, मान लो किसी के पास कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो साल के स्टार्टिंग में जो लेजर बनता है, बैलेंस बीडी लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर अगर खरीदा कुछ तो बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये क्या है सर? ये है परचेज। परचेज में क्या लेते हैं सर? नॉर्मल परचेज प्राइस लेते हैं, कोई ब्रोकरेज एसटीटी वगैरह है, सब चीज जोड़ के लेते हैं। उसके बाद सर बोनस शेयर मिलता है। कई बार शेयर में आपने सुना है बोनस शेयर मिलते हुए। बोनस शेयर में शेयर्स तो मिलते हैं पर हमें कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। बोनस शेयर हमें कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजर्व को कैपिटलाइजेशन करके बोनस शेयर इश्यू होता है, ठीक। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बोनस शेयर। चलो नंबर 1 नोट्स लिखो बोनस शेयर पे। बोनस शेयर, बोनस शेयर के लिए क्या हमें कोई अमाउंट पे करना होता है? नहीं पे करना होता है। नो अमाउंट इज पेड फॉर बोनस शेयर। फिर तो एवरेज कॉस्ट शेयर के कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मैंने 100 शेयर खरीदे थे 10,000 के, 100 और बोनस में मिल गए। अब तो बताओ 200 शेयर हो गए और कॉस्ट तो 10,000 है। मैंने तो 10,000 दिया है। पहले 100 शेयर 10,000 के थे तो 100 का एक शेयर पड़ता था। अब 200 शेयर हो गए, अब कॉस्ट 10,000 है, तो अब सिर्फ सर 50 का शेयर का कॉस्ट पड़ेगा मुझे।
समझ में आया कि नहीं? तो बोनस शेयर की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं, कॉस्ट तो सेम ही रहता है, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। सिंस नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेज। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना जरा, राइटिंग ठीक है, काम चल जाता है कि इससे थोड़ा फ्रेश लिखने की कोशिश करूं? सिंस नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेज ड्यू टू बोनस शेयर, बोनस शेयर की वजह से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होता है, क्या होगा? एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। सेकंड, कई बार कंपनी राइट शेयर भी देती है, तो राइट शेयर में अगर आपने खरीदा तो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, जो पे किया वो ये रहा, राइट शेयर्स। इसके लिए सेकेंड नोट्स। कंपनियां के कौन से सेक्शन है? ये बोनस के लिए सेक्शन 63 तो नहीं है, और राइट के लिए 62, मुझे याद नहीं है लिटरली, नहीं भी तो 8-10 साल से ज्यादा हो गया मुझे ये सेक्शन पढ़े हुए, तो इसलिए मतलब मैं बस आप लोग को बोल रहा हूं कि जरा लिख के बताना कौन सा सेक्शन है। देखो ध्यान से, प्रोविजन में क्या लिखा है कि जब भी कंपनी एग्जिस्टिंग क्लास के शेयर इश्यू करेगी, एग्जिस्टिंग मेंबर से पहले ऑफर करके पूछेगी, ठीक, उसी को बोलते हैं राइट ऑफर। ठीक है, राइट शेयर जब मिलता है ना, तो क्या ऑप्शन होता है? एक, आप राइट शेयर को परचेज कर लो, दूसरा होता है कि आप नहीं परचेज करते ना तो उसको रिनाउंस कर सकते हो, यानी कि वो राइट शेयर खरीदने का अधिकार किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, आपके बदले वो खरीद लेगा, तो उसको बोलते हैं रिनाउंस करना। ठीक, राइट परचेज अगर करते हैं, मान लो राइट शेयर खरीदने का मौका मिला 100, मैंने पैसे देके खरीदे, तो नॉर्मल जैसे परचेज करते हैं, ठीक, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर जितना पे किया, सेम एज एडिशनल शेयर परचेज, जैसे एडिशनल शेयर परचेज कर रहे हैं वैसे ही एंट्री डला है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। रिनाउंस कर दिया तो, मान लो राइट शेयर मुझे मिले थे 100 खरीदने के, मैंने तो नहीं खरीदे, ठीक, क्योंकि राइट शेयर सस्ते में मिलता है। मान लो किसी कंपनी का शेयर है 500 का, तो जब वो राइट अनाउंस करती है ना, तो राइट के लिए प्राइस रखती है 500 से कम, क्योंकि 500 या उससे ज्यादा रखेगी तो मुझे ऑफर करने का क्या मतलब हुआ, मैं मार्केट से ना खरीद लूं इस कंपनी के 500 में शेयर। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब ऑफर करते हैं तो थोड़े सस्ते में करते हैं, मान लो 450, ठीक। मैंने अपने करीबी को बोला, देखो भाई मेरे पास 200 शेयर खरीदने के अधिकार है, पर मैं नहीं खरीद रहा हूँ, 450 में मिल जाएगा, ठीक। आज आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 500 का मिलेगा, एक काम करो मैं आपको ये अधिकार दे देता हूँ, आप खरीद लो, मुझे 10 रुपया दे देना। अब उस बंदे को देखना, उसने 450 में खरीदा, मुझे 10 दिया, तो 460 पर शेयर पड़ा, मार्केट में कितने में मिलता है? 500 में, अभी भी वो प्रॉफिटेबल है, प्लस मुझे तो ऐसे भी खरीदने नहीं थे, तो 200 इंटू 10 2000 मुझे ऐसे मिल गया। ये जो बेच के मिला ना अधिकार, इसको बोलते हैं राइट रिनाउंस। कोई क्यों अधिकार खरीदेगा? क्योंकि अभी भी उसको शेयर सस्ते में पड़ रहा है। अगर राइट शेयर एग्जिस्टिंग प्राइस से सस्ते में ऑफर ना हो तो राइट रिनाउंस तो कर ही नहीं सकते, कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक। तो अगर राइट रिनाउंस करते हैं तो जो भी होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू रिनाउंस प्राइस, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है, इनकम ही तो है, बेच के पैसे आए, इनकम है, तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। और क्या, इनकम क्या करते? पीएल में क्रेडिट करते। एक एग्जांपल समझो, मान लो
ए लिमिटेड है। टोटल शेयर कितने हैं? इन्वेस्टेड 60,000। राइट अनाउंस हुआ है 1:6, यानी कि हर एक 6 के बदले एक शेयर खरीद सकते हैं। और प्राइस रखा गया है 15 रुपीज। ठीक है। अगर राइट रिनाउंस करता है तो कितना कर दिया? मान लीजिए लिखा हुआ है कि राइट रिनाउंस कर दिया 2/5 एट ₹2 ईच। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। टोटल राइट शेयर कितना मिल रहा है? सर 60,000 शेयर्स हैं। 1:6 का मतलब हर एक 6 के बदले एक 10,000 शेयर्स। इसमें से सर 2/5 रिनाउंस कर रहा है, यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 4,000 आया। करेक्ट। तो सर बचा हुआ 6,000 क्या करेगा? परचेज। ताकि परचेज कर लेगा या रिनाउंस करेगा? ठीक है सर, रिनाउंस कैसे किया है? रिनाउंस किया है 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपए के हिसाब से बेचा है तो 8,000 आया। ये क्या है? हमारे लिए इनकम है, पीएल में क्रेडिट होगा। परचेज किया है किस रुपीज के रेट से राइट परचेज कर सकते हैं? राइट शेयर 15 के। तो 6,000 इंटू 15, बताइए जरा। ये आया 90,000। ये हमारे लिए परचेज है। ठीक। नॉर्मल एंट्री पास होगी जैसे हम एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 90,000 टू बैंक 90,000। कोई दिक्कत है क्या? राइट शेयर निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना रिनाउंस हुआ। रिनाउंस हुआ उसके हिस्से में जो पैसे हमने कमाए वो पीएल में क्रेडिट होगा, और जो हमने ये बाई किया वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे दिखिएगा। सिंपल। नेक्स्ट, कई बार शेयर सेल भी करते हैं। सेल करेंगे तो इधर इन्वेस्टमेंट घटेगा, ब्लू पेन से लिखता हूं। बाई बैंक, जितना शेयर सेल किया यहां डालो। ठीक। ये रहा, यहां पे लिखना आप सेल प्रोसीड। अब क्योंकि हमने सेल प्राइस डाला तो प्रॉफिट लॉस डालने पड़ेंगे, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा डालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। ये रहा। ये तो सर लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो, और क्या, और आता है डिविडेंड। शेयर से डिविडेंड भी मिलते हैं ना। डिविडेंड में एक होता है सर इंतरिम डिविडेंड। इंतरिम डिविडेंड मतलब ड्यूरिंग द ईयर की कमाई से जो डिविडेंड मिल रही है। कोई बात नहीं, डिविडेंड के कॉलम में डालेंगे। डिविडेंड के लिए अभी डिटेल डिस्कशन रह रहा है। दूसरा होता है सर फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है वो दो जगह डाला है। एक है डिविडेंड के कॉलम में और दूसरा है, बताओ फटाफट से, इन्वेस्टमेंट के कॉलम में। ये क्या है? इनकम। ये पोस्ट इक्विजिशन शेयर पे है और ये प्री इक्विजिशन शेयर पे है। प्री इक्विजिशन शेयर पे अभी देखेंगे। और लास्ट में बाय बैलेंस सीडी जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। ठीक। ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज। जो हम लास्ट में वैल्यूएशन करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आपको पता है अगर ये क्या है करेंट इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर। फेयर वैल्यू ना हो तो एनआरबी, एनआरबी को ही मार्केट वैल्यू करके दिया होता है जो भी लोअर है। ठीक। आपको ज्यादातर क्वेश्चन कैसे दिखेंगे? तो सर ज्यादातर क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ करेंट इन्वेस्टमेंट के ही दिखेंगे।
क्योंकि वैल्यूएशन करनी है ना। चलो डिविडेंड वाला पॉइंट अब लेते हैं जरा, कुछ नोट्स लिखते हैं। नंबर 1, बोनस शेयर। एंड राइट शेयर, एंड राइट शेयर, provided on total existing shares, प्रोवाइडेड ऑन टोटल एग्जिस्टिंग शेयर। इसका मतलब जितने भी शेयर हमारे पास है ना, उस पे हमें राइट बोनस मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लो, 1 अप्रैल को मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, ठीक। 5 मई को मैंने 10,000 और 20,000 और एक्वायर किया, परचेज, ठीक। 30/6 को मुझे बोनस मिला, बोनस कितना, 1:3। तो बोनस मिला तो कितना शेयर हो जाएगा और बोनस शेयर कितना मिलेगा। मैंने लिखा है कि बोनस हो या राइट, जितने भी शेयर उस समय अपने पास है ना, वो सब पे मिलते हमें। तो सर मेरे पास 10,000 थे, ये 10,000 ओपनिंग शेयर है, ऑलरेडी थे साल के शुरुआत में मेरे पास। 20,000 खरीदा, टोटल 30,000 शेयर हो गए। मुझे बोनस 1:3, 3 के बदले 1 मिल रहा है, यानी कि 30,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 10,000 शेयर्स मिले, करेक्ट। मान लेते हैं हम 39 को मुझे राइट शेयर भी मिल रहा है, ठीक। राइट शेयर कैसे मिल रहा है, तो राइट शेयर मिल रहा है 2:4 के रेशियो में। तो राइट शेयर किस शेयर पे देंगे, जितने भी अभी हमारे पास शेयर है, यानी कि ये भी है शेयर, ये भी है शेयर, प्लस बोनस शेयर भी मिला है ना, ये भी है शेयर। तो टोटल मिला के जितने भी, जब भी कोई चीज अनाउंस होती है, जितना अपने पास ऑलरेडी, चाहे राइट हो या बोनस, जितना एग्जिस्टिंग शेयर है उस पे मिलता है। तो देखो 10 + 20 30 प्लस ये 40,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, दैट इक्वल टू 20,000। समझ में आया क्या। दूसरा, राइट शेयर हो या बोनस शेयर हो, ये तो हमें कंपनी से सीधा मिलता है, तो इस पे हमें स्टाम्प ड्यूटी या एसटीटी ब्रोकरेज वगैरह नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। नो ब्रोकरेज या एसटीटी ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स। यानी कि मान लीजिए एसटीटी लगता है शेयर जब भी खरीदते सेल करते हैं, तो पर बोनस शेयर मिला या राइट शेयर मिला तब एसटीटी नहीं लगा। एसटीटी कब लगता है, जब हम सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं। ये जो मैंने शेयर खरीदा है नॉर्मली, ये शेयर मैंने कहाँ खरीदा होगा, स्टॉक मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से। कंपनी से आईपीओ में थोड़ी ना खरीदा है। कंपनी से जो शेयर मिलते हैं वो हमें कमीशन नहीं देना पड़ता, उसके लिए एसटीटी वगैरह नहीं लगता। लेकिन जो शेयर हमने बाहर मार्केट से खरीदा, ये परचेज शेयर, इस पे एसटीटी कमीशन लगेगा। लेकिन जो बोनस शेयर और राइट शेयर मिला है, इस पे एसटीटी कमीशन नहीं मिले लगेगा। तो ये 2 चीज याद कर दो जरा, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। नंबर 1, बोनस और राइट शेयर पे कोई भी कमीशन एसटीटी वगैरह नहीं देना। दूसरा, जब भी राइट या बोनस अनाउंस होगा, उस समय जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होंगे उस पे मिलेगा। जैसे कि बोनस दिया तो ओपनिंग और परचेज दोनों को ध्यान में लेके दिया था, राइट दिया तो बोनस भी इश्यू हो गया ना, तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस बोनस तीनों को ध्यान में लेके निकाला था मैंने। चलो अब आते हैं डिविडेंड पे, थर्ड टॉपिक है डिविडेंड। डिविडेंड, मैंने बोला डिविडेंड होता है एक तो इंतरिम डिविडेंड, इंतरिम डिविडेंड का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर, जैसे जैसे कंपनी कमा रही है, ठीक, अपनी कमाई का कुछ पोर्शन एज ए डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि कमाई भी इसी साल का है
और इससे डिविडेंड भी इसी साल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं इंतरिम डिविडेंड। इंतरिम मतलब बीच के पीरियड में। ठीक, तो जैसे जैसे कंपनी कमाती है साल के बीच में कभी डिविडेंड दे दी अपनी कमाई से, दैट इज इंतरिम डिविडेंड। ठीक, जब भी इंतरिम डिविडेंड देंगे, जितने भी शेयर होते हैं, यानी कि ऑन टोटल शेयर्स, यानी कि ओपनिंग शेयर थे मेरे पास, कुछ परचेज किया, इस बार बोनस मिला है उन पे भी डिविडेंड मिलेगा, इस बार राइट मिला है उन पे भी डिविडेंड मिलेगा, ये सब पे डिविडेंड मिलता है, इंतरिम डिविडेंड जो जो उस समय है। ठीक, अगर बोनस और राइट भी पहले इशू रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना सर किस किस पे डिविडेंड देंगे, ये तो इसी बार की कमाई से बांट रहे हैं, जितने भी शेयर अवेलेबल है उन सारे शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, इंतरिम डिविडेंड। और इंतरिम डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है। दूसरा, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब पूरी साल जब कंपनी कमा लेती है ना, तो उस कमाई का कुछ पोर्शन एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। एग्जांपल के रूप में देखो, मान लो पूरी साल कंपनी कमाई, अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फिर हम डिविडेंड देखते हैं कितना कमाया, उस अनुसार डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और डिविडेंड पे करते हैं। डिक्लेयर एंड पे। मजे की बात पता है, ये जो डिविडेंड हम अभी पे कर रहे हैं ना आगे, ये है पिछले साल की, तो फाइनल डिविडेंड होता पिछले साल का है। फाइनल डिविडेंड बोलो फटाफट से, सर होता पिछले साल की कमाई का है, पिछली बार का डिविडेंड है, ये देते इस बार है। क्यों सर, बैलेंस शीट डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फिर ऑडिट होता है, फिर एजीएम में तय होता है कितना डिविडेंड दे, तो टाइम लगेगा ना। दे किसके लिए रहे, पिछला जो बीता हुआ साल है, दे कब रहे, इस साल दे रहे। बताओ पिछले साल क्या राइट और बोनस शेयर थे, नहीं थे। क्यों सर, ये अगर करेंट पीरियड है, ये अगर करेंट पीरियड है, तो मैं तो इस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं, इस साल मुझे राइट और बोनस मिला है, पर जो डिविडेंड है तो पिछले साल के लिए दे रहे हैं, पिछले साल तो वो थे ही नहीं, तो राइट शेयर एंड बोनस शेयर पे फाइनल डिविडेंड नहीं दी जाती, सिर्फ ओपनिंग और परचेज वाले पे दी जाती है। आप बोलोगे सर जो मैंने परचेज किया है इस साल, ये भी तो पिछले साल नहीं थे। बोलो फटाफट से, ऐसा थॉट आता है कि जो मैंने परचेज किया ये भी तो पिछले साल नहीं थे। बच्चे आपके पास नहीं थे, किसी और के पास तो थे, आपने तो सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है ना, शेयर मार्केट से। कंपनी ने थोड़ी ना इस बार आपको शेयर दिया, ये तो ऑलरेडी कंपनी के शेयर एग्जिस्टिंग थे, पिछली बार किसी और के पास थे। तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो उन सारे शेयर पे बांटेगी जो पिछली बार थे। वो अलग बात है कि इस साल आपने किससे खरीद लिया तो इस बार जब उस पर डिविडेंड मिलेगा तो आपके हिस्से में आएगा। क्यों, क्योंकि वो शेयर आज की डेट में आपके नाम पे। ठीक, तो ये जो देते हैं ना फाइनल डिविडेंड, ये देते हैं ऑन ओपनिंग प्लस परचेज शेयर। क्या फाइनल डिविडेंड बोनस एंड राइट शेयर पे मिल सकता है, कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों, पिछले साल का है, बोनस और राइट तो इस साल मिला। पिछले साल कौन से शेयर थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी कि ओपनिंग शेयर प्लस परचेज। सर परचेज पे क्यों मिल रहा है, वो तो इस बार खरीदा हूं, आपने इस बार खरीदा है, पिछली बार तो किसी न किसी के पास था वो शेयर। ओके सर, ठीक है। ये जो डिविडेंड मिला, इसमें देखो जो ओपनिंग शेयर्स पे डिविडेंड है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड। इक्विजिशन डिविडेंड ये हमारे लिए इनकम है, करेक्ट। एंड जो परचेज किया है शेयर इस बार, इस पे जो डिविडेंड मिला ये है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ये हमारे लिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। इनकम है तो डिविडेंड कॉलम में डालेंगे, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो कॉस्ट वाले कॉलम में डालेंगे। ये बताओ
सर ये ओपनिंग शेयर और परचेज शेयर का प्री और पोस्ट इक्वेशन क्या लिख दिया आपने? ये लास्ट ईयर, ये करेंट ईयर, इस बार डिविडेंड मिल रहा है पर मिल पिछली बार के लिए रहा है डिविडेंड। बताओ, पिछली बार कमाई हुई थी, ये जो मेरा ओपनिंग शेयर है या तो ऑलरेडी मैं होल्ड कर रहा था पहले से, कैरी ब्रॉड डाउन शेयर है, यानी कि पिछले साल भी थे, तो शेयर मैंने खरीद रखे थे पिछले साल और पिछली बार की कमाई है। तो पोस्ट इक्विजिशन का मतलब शेयर खरीदने की बाद की कमाई में से डिविडेंड मिली है। शेयर तो ऑलरेडी मैंने पास्ट में खरीदी थी और उसके बाद की कमाई से डिविडेंड है, तो ये इनकम है। प्री इक्विजिशन मतलब बताओ, शेयर मैंने परचेज वाला जो नया परचेज किया, मान लो यहां किया, करेक्ट, परचेज मैंने यहां किया, पर ये डिविडेंड कब मिल रहा है? प्री इक्विजिशन, खरीदने से पहले की कमाई से, तो इसीलिए यहां पे लिखा है प्री इक्विजिशन डिविडेंड। शेयर खरीदा है मैंने उस डेट की पहले की कमाई से मिल रहा है, इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। मान लो मैं शेयर खरीदने गया, शेयर का दाम था 100 रुपया, करेक्ट, पर जो बेचने वाला था ना उसे पता था कि शेयर का भले दाम 100 रुपया, उस पर डिविडेंड मिलने वाली है 10 रुपया और। क्यों? क्योंकि शेयर उसके पास ऑलरेडी थे, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक शेयर पे 10 रुपया, तो पता है वो मुझे 1 से 10 में बेचेगा। क्यों? बोलेगा सर 100 रुपए का तो सामान है, 10 रुपया इस पे डिविडेंड मिलेगी, 1 से 10 में बेचूंगा, लेना है तो लो। आप तो ऐसे भी 1 से 10 में लोगे, कुछ दिन में आपको डिविडेंड मिल जाएगा पिछले साल का डिविडेंड इसमें मिलना रह रहा है, ठीक। तो मैं 1 से 10 में खरीदूंगा, जब 1 से 10 में खरीदूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1 से 10 टू बैंक। यानी कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो उसमें डिविडेंड का ऑलरेडी कॉस्ट जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो सेल करने वाला इंसान है उसने डिविडेंड को रिकवर कर दिया है, बेचते टाइम ही मुझसे डिविडेंड का भी पैसा ले लिया है। तो जब ये डिविडेंड 10 रुपया मुझे फ्यूचर में मिलेगा तो इनकम नहीं दिखानी चाहिए, माननी चाहिए, जो कॉस्ट एक्स्ट्रा दिया था ना वो रिड्यूस कर देंगे, उसी को बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देते टाइम कॉस्ट में ऐड करके दिया था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया ये बात। यानी कि डिविडेंड में हमने क्या देखा? सर इंतरिम डिविडेंड है, सारे शेयर पे मिलते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज वाले शेयर प्लस बोनस प्लस राइट, और जो भी डिविडेंड मिलता है वो इनकम है हमारे लिए, तो डिविडेंड कॉलम में डालेंगे। फाइनल डिविडेंड जो पिछले साल के लिए सिर्फ ओपनिंग और परचेज शेयर पे देंगे, बोनस और राइट पे देंगे नहीं, वो तो इस बार के शेयर है, पिछली बार तो वो थे ही नहीं। ओपनिंग और परचेज में भी ओपनिंग का जो है हिस्से का वो पोस्ट इक्वेशन डिविडेंड है, इनकम के रूप में दिखाएंगे डिविडेंड कॉलम में। एंड जो परचेज शेयर है उसके हिस्से का जो डिविडेंड है वो प्री इक्विजिशन डिविडेंड है। कैसे दिखाएंगे बताओ? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट वाले कॉलम में घटा के, यहां देखो ये रहा कॉस्ट वाले कॉलम में घटाया कि नहीं? अरे भाई एक सेकेंड दो, ये रहा कॉस्ट वाले कॉलम में घटाया प्री इक्विजिशन डिविडेंड। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब मैंने इस बार खरीदा होगा तो उसमें जो डिविडेंड मिलने वाला है ना, बेचने वाला इंसान कॉस्ट के साथ साथ डिविडेंड भी जोड़ के मुझसे कॉस्ट चार्ज किया है, तो अब जो डिविडेंड मिल रहा है उसको इनकम ना दिखा के जो कॉस्ट मैंने एक्स्ट्रा पे किया उसकी रिकवरी हो गई, रिडक्शन हो गया, ये करके मैं शो करूंगा, ठीक। एक और लाइन है, नोट, यूजुअली इस लाइन को टीचर नहीं पढ़ाते पर ये लिखा हुआ है AS13 में तो मैं लिखवा रहा हूं। इफ कम राइट प्राइस is higher and after right share X right price reduces, then if com right price is higher and after right share X right price is reduces, then जो राइट रिनाउंस करके पैसा आता है ना, वो ऐसे तो पूरा पीएल में भेज रहे थे, देखो राइट रिनाउंस करके जो आ रहा था हम क्या कर रहे थे, इनकम के रूप में दिखा रहे थे पीएल में, ये देखो
लेकिन अगर ये केस है कि राइट इश्यू होने से पहले प्राइस ज्यादा था, एग्जाम्पल के रूप में ले लो, ये रहा राइट इश्यू, कम राइट प्राइस था, उससे पहले मान लो 120, जैसे राइट शेयर इश्यू हुआ मार्केट में प्राइस गिर गया, ये हो गया 100। ठीक, तो प्राइस गिरने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो गया होगा, प्राइस गिरने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी होगी। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो राइट रिनाउंस हुआ है ना वो पीएल में नहीं भेजते। ठीक, इतना कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस का जो डिफरेंस है इनटू टोटल शेयर्स। टोटल शेयर में क्या आएगा सर, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कुछ बोनस शेयर है, प्लस मान लो रिनाउंस आधा कर रहे हैं, आधा अपने पास है, तो जो अपने पास है वो जितना शेयर है, अगर दाम गिरा तो जितने अपने पास शेयर है सब पे दाम गिरा हुआ मानेंगे। ठीक, तो ये जितने भी शेयर है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस राइट प्लस बोनस, ये जो इतने हिस्से का है, कम राइट माइनस एक्स राइट इनटू टोटल शेयर्स लिख दिया मैंने। ये क्या करेंगे, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से घटाएंगे, इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं। और जो बैलेंस कुछ बच जाएगा ना उसको क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इनकम के रूप में। अभी मैंने क्या पढ़ाया था ऊपर कि राइट रिनाउंस करते हैं तो हमारे लिए इनकम है, जो पैसा है पूरा पीएल में क्रेडिट होगा। लेकिन बाद में एक कंडीशन पढ़ाई कि अगर मान लो कम राइट प्राइस ज्यादा था, राइट इश्यू होने से पहले का प्राइस, राइट इश्यू होते ही प्राइस गिर गया मार्केट में, तो एक गिरने की वजह से जितना डिक्रीज हुआ है ना, कम राइट माइनस एक्स राइट, उतना इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, इतने का जो राइट रिनाउंस है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से घटाएंगे। और ये करना जरूरी भी है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई ना, इन्वेस्टमेंट की प्राइस गिर गया, शेयर प्राइस ही गिर गया, बैलेंस आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल सी बात है। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। चलो ये लाइन कहां पे लिखी है एएस में, जरा ढूंढते हैं। देखो, where investment are acquired on a come right basis, market price of investment immediately after becoming S right is lower than cost, ठीक, for which they were acquired, then it may be appropriate to apply sell proceed of right to reduce the carrying amount of investment to market value। ठीक है, तो ये रहा वो लाइन, इसका एक और ऊपर चार्ट में भी दे रखा है आई थिंक सो, ये देखो रिडक्शन में ये वाली पॉइंट की बात कर रहा था, अभी हम ये पढ़ रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से दो चीज घटाते हैं सर, एक तो प्री इक्विजिशन डिविडेंड, यानी कि फाइनल डिविडेंड जो मिला है परचेज वाला शेयर, इस बार जो परचेज हुआ है वो, और दूसरा सर ये राइट वाला, राइट रिनाउंस करके अगर पैसे आए तो जो कम राइट और एक्स राइट का डिफरेंस है इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, उतना हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से घटाएंगे। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ना राइट रिनाउंस में, ये कम राइट माइनस एक्स राइट, ऐसा अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक बार क्वेश्चन में पूछा है ये पॉइंट। इसलिए आप जितने भी ऑथर की क्वेश्चन देख लो, इंस्टीट्यूट की अपनी क्वेश्चन देख लो, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। चलो अब जरा एक आध क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। ठीक, बोनस सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ाएंगे, राइट रिनाउंस किया तो पीएल में जाएगा, नहीं रिनाउंस किया परचेज किया नॉर्मल परचेज की तरह एंट्री डालेंगे। ठीक, रिनाउंस में एक केस है जो ये मैंने पढ़ा दिया। फिर डिविडेंड, इंतरिम डिविडेंड जितने भी शेयर है, बोनस राइट ओपनिंग परचेज सब पे देंगे, सारा इनकम डिविडेंड कॉलम में जाएगा।
फाइनल डिविडेंड परचेज और ओपनिंग शेयर पे मिलेगा, ओपनिंग शेयर वाला इनकम है, परचेज वाले पे क्या है, ये प्री इक्विजिशन डिविडेंड है, कहाँ पे जाता है बताओ फटाफट से, रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कॉलम में घटाएंगे, ठीक है, कॉस्ट के कॉलम में। सर राइट शेयर मिला, बोनस शेयर मिला, क्या इसमें आप एसटीटी ब्रोकरेज वगैरह जोड़ोगे, बताओ फटाफट से, नहीं जोड़ोगे, क्यों, ये डायरेक्टली हमें कंपनी से मिलता है, सेकेंडरी मार्केट से हम नहीं खरीदते। दूसरा, जब भी राइट या बोनस मिला कितने शेयर पे निकालोगे, उस समय जितना एग्जिस्टिंग शेयर है उस पे कैलकुलेट करोगे, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था। चलो क्वेश्चंस देखते हैं जरा। पहले तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर का ही क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट से। मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर ईरा, ये तो नॉमिनल वैल्यू है, ये है उसका कॉस्ट पूरा 500 शेयर का, ठीक, इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, जोड़ के दिया है, ऐसे भी कॉस्ट में ब्रोकरेज स्टाम्प ड्यूटी ये सारे जुड़े होने चाहिए। सेम ईयर लेटर कंपनी रिजर्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को बोलते हैं बोनस शेयर इश्यू करना, ठीक, और बोनस शेयर कितना इश्यू है, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, यानी कि 1:1 रेशियो में बोनस शेयर दिया। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी वाज कोटेड 175, बोनस शेयर देते टाइम शेयर 175 था, ठीक, बोनस शेयर से पहले एंड आफ्टर बोनस शेयर शेयर कितना हो गया, ये देखना जरा, डिवाइड करना 175 को 2 से, तो ये आ रहा है 87 पॉइंट, लगभग आधा हो जाता है, जिस रेशियो में शेयर टुकड़ा होता है ना उसी रेशियो में मार्केट प्राइस फॉल करता है। ये सारे हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये सारे डिविडेंड चैप्टर में, बताओ फटाफट से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक, इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर वेल्थ ड्यू टू बोनस शेयर, राइट शेयर, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपके मतलब का ये है ही नहीं कि बोनस से पहले क्या प्राइस था बाद में क्या प्राइस था, इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एक नॉलेज के लिए एडिशनल बात समझा रहा था। मिस्टर एक्स सोल्ड बोनस शेयर एंड रिसीव 90, यानी कि ये सेल प्राइस है, बोनस शेयर मतलब 500 शेयर सेल कर दिया। दूसरा, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और क्या करना है, एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है, ठीक, एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है, कोई बात नहीं। आओ जरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऊपर लिख सकते हो इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स, मैं इग्नोर कर देता हूं, थोड़ा फटाफट करवा देता हूं, ये रहा, रफली कर रहा हूं, ठीक है। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड एंड कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड एंड कॉस्ट, ठीक। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था, परचेज किया 500, डेट दिया नहीं है इसलिए डेट का कॉलम नहीं दिया मैंने। टू बैंक लिखोगे, अच्छा ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक, टू बैंक लिखोगे, 500 शेयर 62,500 के रेट से, फिर बोनस शेयर मिला, बोनस शेयर पता है 1:1, तो 500 शेयर है तो 500 ही बोनस मिलेगा, बोनस शेयर में शेयर नंबर ऑफ शेयर में तो डालते हो, कॉस्ट में कुछ भी नहीं डालते, ठीक। बाद में सेल हुआ तो बाई बैंक लिखेंगे, चलो सेल हुआ है ना तो प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, सेल प्रोसीड, सर 500 शेयर जितना बोनस मिला सब बेच दिया 90 के रेट से, तो ये रहा 500 इंटू 90, बताओ मेरी बात फटाफट से, क्या कोई ब्रोकरेज स्टाम्प ड्यूटी घटाना है, नहीं, अगर दिया होता तो घटाते सेल में से, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल में से कॉस्ट घटाते हैं तो ये आ जाता है, बताओ फटाफट से, प्रॉफिट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज कॉस्ट पे निकालेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाना है, एवरेज कॉस्ट पे, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, ये रहा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर,
500 प्लस 500 1000, तो ये आ गया एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल शेयर करते हैं तो एवरेज कॉस्ट आ जाता है। ये तो एक शेयर का है, हमने तो 500 सेल किया है। बताओ 62 500 डिवाइड बाई 1000 इंटू 500, ये रहा प्रॉफिट आएगा। कैसे? कोई चीज 45,000 का बिका हो और उसका कॉस्ट 31,250 हो, तो प्रॉफिट ही तो आनी है सर। इसमें क्या पूछ रहे हो आप कैसे? चलो बैंक 500 शेयर बिके 45,000 के, प्रॉफिट आता है तो इधर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस कॉलम में? कॉस्ट वाले कॉलम में। कितना? 13,750। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो अंत में आ जाएगा क्या भाई? बैलेंस सीडी। कितने शेयर बच गए सर? 1000 शेयर में से 5 से बिक गए तो 5 से बच गए। किस वैल्यू पे बताना जरा? एवरेज कॉस्ट पे। 500 का एवरेज कॉस्ट इतना आया था 31,250, तो जो 5 से बच गए उनका कॉस्ट कितना आएगा? इतना ही आएगा 31,250। ठीक है, कॉस्ट देखो लिख लो, कोई नहीं। एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग शेयर। देखो 62,500 टोटल था, जिसमें से 31,250 का बिक गया, तो जो बचा है वो 31,250 का होगा। ये रहा। ठीक, दो चीजें याद रखिए। नंबर 1 कि इसमें बताया नहीं था अंत में जो फेयर वैल्यू है ये क्या है, और दूसरा ये करेंट इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म। तो हम क्या मानते हैं? सीधा एवरेज कॉस्ट पे निकाल दिया। अगर बोला होता कि ये करेंट इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ये रहा, तो हमें वैल्यूएशन भी करनी पड़ती। कॉस्ट जो बच गया हमारा कॉस्ट आता, जिसको कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, पर हमें बोला नहीं तो हमने किया नहीं। बिना बोले कुछ नहीं करते हम, जितना बोलता है इंस्टीट्यूट उतना ही करते हैं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। एक लेक्चर में खत्म होने वाला नहीं है, अभी मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। फिर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी पे आना है, फिर रिक्लासिफिकेशन पे आना है, तो थोड़ी बहुत कंटेंट कल के लिए रखते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से कल के लेक्चर में, जहाँ पे पूरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिटेल में कवर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो फटाफट से लाइक कर देना है। कोई डाउट है कमेंट करना है। कोई ऐसी टॉपिक जो मैंने कवर किया उसमें डाउट रह गया हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। ठीक है, चलो।